नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयसवाल कोचिंग सेंटर पे। हम सब करने वाले हैं वर्ग 3 से रिलेटेड एनवायरमेंट स्टडीज के कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप सबके सामने पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण किसका रूप होता है। चलिए बताइए, पर्यावरण किसका रूप होता है। आपके सामने ऑप्शन है अजैविक, जैविक, जैविक और अजैविक और घटक यानी कंपोनेंट्स। बताइए पर्यावरण किसका रूप होता है। आप सभी को पता है जो हमारा पर्यावरण है यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सिर्फ जीवित चीजों से मिलके तो बना नहीं है, उसमें बहुत सारी अजैविक चीजें भी हैं। जीवित चीजें मतलब जिनमें जान होती है, जैसे मनुष्य है, जानवर है, ये सब जैविक चीजें हैं। कुछ अजैविक चीजें भी होती हैं, जैसे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, वो भी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आती हैं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है हमारे आसपास का परिवेश। पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर का जो भी परिवेश है वो पर्यावरण कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ बोर्ड के सामने, तो जो ये बोर्ड है, जो यहाँ टेबल कुर्सियां रखी हुई हैं, जो ये सारे हमारे पर्यावरण के अंतर्गत ही आती हैं। तो हमारे जो चारों ओर का जो वातावरण है वही पर्यावरण कहलाता है। तो अब जो टेबल कुर्सी है उनमें जान तो है नहीं, तो वो तो अजैविक हो गई ना। तो अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि सिर्फ अजैविक वस्तुएं शामिल है तो ये भी गलत हो जाएगा, या सिर्फ जैविक है वो भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक। मतलब जो हमारा पर्यावरण है वो किसका रूप है? हमारा पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों वस्तुओं का रूप होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक। और पर्यावरण क्या है? कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है पर्यावरण की परिभाषा क्या है, क्या है पर्यावरण? तो जो हमारे आसपास चारों ओर का वातावरण है हम उसी को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। मतलब जो ह्यूमन एनवायरमेंट है उसका घटक कौन सा नहीं है? हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, हम बहुत सारी चीज़ों पे आपस में लड़ते भिड़ते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हमारा आस पड़ोस, हमारा परिवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी ये भी होता है ना कि हम किस जाति से रिलेट करते हैं, हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, वो कहलाता है मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण अर्थात किसी मानव को जीवन जीने के लिए सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मानव पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो यही पूछा है कि मानव पर्यावरण का एक घटक कौन सा नहीं है। क्वेश्चन इज कि नहीं है। धर्म, समुदाय, परिवार, भूमि। मनुष्य को जीवन जीने के लिए धर्म की जरूरत पड़ती है, स्पेसिफिकली इन इंडिया। भारत में धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम किस रिलीजन से हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। कम्युनिटी, हम किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, कि हमारी कम्युनिटी क्या है। फैमिली, फैमिली इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनिमल। फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मानव पर्यावरण का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसमें तो नहीं पूछा है ना, भूमि। भूमि सही आंसर क्यों होगी? क्योंकि इसमें ये बोला गया है भूमि जो है हमारे परिवेश से संबंधित है, ये जैविक पर्यावरण से रिलेट करती है, ना कि मानव पर्यावरण से। और क्वेश्चन पूछा गया है मानव पर्यावरण, तो मानव पर्यावरण किससे संबंधित है? रिलीजन, कम्युनिटी और फैमिली। तो ये चीजें तो सही है, तो राइट रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा? भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो जानवर ज्यादातर पेड़ों पर रहते हैं उन्हें शब्द द्वारा संदर्भित किया जाता है। जो जानवर पेड़ों पर रहते हैं उन्हें किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? जलीय जानवर। क्या होगा ये आंसर? भाई पेड़ों पे रहने वाले जानवर को जलीय जानवर कैसे कह दिया जाएगा? वो तो पेड़ों पे रह रहा है ना। जलों पे रहने वाले जानवर को जलीय जानवर कहते हैं, तो गलत हो जाएगा। हवाई जानवर, जो जानवर हवा में रहते हैं उन्हें हवाई जानवर बोलेंगे, ये भी गलत है। टेरेस्ट्राइल एनिमल नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? और बोरियल जानवर। ये जानवर वो होते हैं जो ज्यादातर पेड़ों पर रहते हैं। पेड़ों पर रहने वाले जानवर कई प्रकार के होते हैं। कुछ पेड़ों पे घोंसले बना के रहते हैं, कुछ जो नीचे जमीन पर सरवाइव नहीं कर पाते वो विभिन्न तरीकों के पेड़ों पे सरवाइव करते हैं, इसीलिए उन्हें और बोरियल जानवर के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि जो ज्यादातर पेड़ों पर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें और बोरियल जानवर कहते हैं, और आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह माना जाना चाहिए कि एक विरासत स्थल के आसपास साइट और इसकी निर्मित विरासत की व्याख्या के लिए क्या महत्वपूर्ण है। मतलब कि अगर किसी विरासत स्थल, ये सांस्कृतिक परिवेश, इसमें जो आंसर होगा इसका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये परिवेश होगा। परिवेश कह सकते हैं, परिदृश्य कह सकते हैं। ये क्या है? परिवेश या परिदृश्य। पूछा गया है कि क्या विरासत स्थल के आसपास की साइट और विरासत की व्याख्या के लिए क्या महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक परिदृश्य,
प्राचीन स्मारक, विरासत, अखंडता। आप ये बताइए, आप कभी घूमने जाते हैं कहीं, क्यों जाते हैं? एलोरा जाते हैं, ताजमहल क्यों जाया जाता है? वहाँ क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है? वहाँ की सांस्कृतिक विरासत महत्वपूर्ण है। वो स्मारक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की उसकी महत्वता। इसीलिए जो कल्चरल लैंडस्केप होता है, जो वहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य है, सांस्कृतिक परिवेश है, उससे जुड़ी हुई जो भी स्टोरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए कहीं भी विरासत स्थल के आसपास हम कल्चरल लैंडस्केप को जानते हैं कि वहाँ की क्या महत्वता है, और उसके लिए वही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक परिदृश्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए? क्या ये मुझे आपको बताने की जरूरत है कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? गर्मियों का दिन चल रहा है, बहुत जरूरी है बॉडी को हाइड्रेट रखना। बताइए, एक दिन में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए? क्या होगा सही आंसर? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताइए। एक दिन में 8 से 10 लीटर पानी पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए? 8 से। तो पूछा गया एक दिन में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए, तो एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। कितने ग्लास पानी पीना चाहिए? 8 से 10। बॉडी को हाइड्रेट कर रखना कितना जरूरी है आप सबको पता है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, ऐसे में बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है। इसीलिए एक दिन में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए? 8 से 10 ग्लास पानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस पोषक पदार्थ को जीवन का कर्मचारी या स्टाफ ऑफ लाइन कहते हैं? स्टाफ ऑफ लाइन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा बॉडी में क्या चाहिए होता है? अगर आपको एनर्जी चाहिए तो क्या जरूरी है? बॉडी के लिए सबसे अच्छा है प्रोटीन, बॉडी में फैट के लिए वसा। लेकिन अगर आपको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए आपको कार्ब्स लेने पड़ेंगे। जिम वाले लोग कहते हैं ना कि कार्ब्स हटा दो, कार्ब्स हटा दो। आप अपने डाइट से कार्ब्स हटा देंगे तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। बस यही पूछा गया है कि जीवन का कर्मचारी किसे कहा जाता है, तो उसे कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है। ठीक है, समझ में आया कि जीवन का स्टाफ ऑफ लाइन किसे कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड का योग ज्यादातर रंगीन उत्पाद को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, क्यों? कोई भी रंगीन उत्पाद है वो कब संरक्षित होगा? जब वो डार्क होगा। मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज तब संरक्षित होगी जब वो बहुत बड़े अमाउंट पे होगी। तो बस यही पूछा गया है कि बेंजोइक एसिड का योग ज्यादातर रंगीन उत्पाद को संरक्षित करने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि यह उत्पाद के रंग को गहरा डार्क करता है, इसलिए। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये उत्पाद के रंग को गहरा करता है, इसलिए बेंजोइक एसिड का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपके फ्रिज को सामान्यतः किस तापमान पर रखना चाहिए? कभी कभी आपने देखा होगा कि फ्रिज पे बर्फ बहुत ज्यादा जम जाती है, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं होता है। बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है, फिर हम सोचते हैं इतना क्यों बढ़ रही है, फिर हम फ्रिज ऑफ करते हैं ताकि वो बर्फ पिघल जाए, क्योंकि हमें नॉर्मल टेम्परेचर पता ही नहीं होता है। आपको आपके फ्रिज को सामान्यतः किस तापमान पर रखना चाहिए? तो राइट आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस इज द राइट टेम्परेचर जिसपे आप अपने फ्रिज को रख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने फ्रिज को कितने डिग्री पे रखें? 40 डिग्री पे। यहाँ पे बोला गया है कि उस शब्द का नाम बताइए जो कृषि की उस शाखा को संदर्भित करता है जो खेत फसल उत्पादन और मिट्टी बंधन से संबंधित है। बताइए, मिट्टी बंधन और खेत फसल उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिएगा, इसमें ये पूछा जा रहा है कि खेत, ये कीवर्ड है, और फसल उत्पादन। बागवानी किस चीज से रिलेट करती है? बागवानी करने के लिए क्या आपको खेत की जरूरत पड़ती है? मुझे बागवानी करना है, बागवानी इन द सेंस मुझे फूल उगाना है, वो तो मैं गमले में भी उगा लूंगी ना, वो तो मैं गमले में भी उगा लूंगी। उसके लिए क्या मुझे खेत की जरूरत है? नहीं है। शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा के लिए कौन से खेत की जरूरत पड़ती है भाई? नहीं। कृषि इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वो पार्ट होती है जहाँ हम कृषि से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, यंत्रों को बनाते हैं। कृषि से संबंधित यंत्र जैसे हार्वेस्टर है, ये तो इसके लिए तो हमें खेत की जरूरत है नहीं, इंजीनियरिंग के लिए स्पेसिफिकली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। मैं आपको इसलिए ऑप्शन भी क्लियर करवा रही हूँ क्योंकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये आंसर, ये जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं होंगे, ये भी तो जानना जरूरी है, इस वजह से। अगला है कि खेड़ा संचार परियोजना को ग्रामीण संचार दक्षता के लिए यूनेस्को पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? बताइए, यूनेस्को से किस वर्ष सम्मानित? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। खेड़ा संचार परियोजना को किस वर्ष शामिल किया गया? तो राइट आंसर है 1984। कब शामिल किया गया? 1984। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है,
इट्स अ फैक्ट क्वेश्चन कि आपको ये जानना पड़ेगा कि खेरा संचार योजना को कब शामिल किया गया, तो 1984 में शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी अंतरिक्ष यान है, बताइए। हमेशा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसमें ये जो हाल का अंतरिक्ष यान है, जापानी अंतरिक्ष यान, इसने कुछ काम किया होगा, इसी वजह से ये पूछा गया है। तो इसलिए यहाँ पे ये पता चलता है कि आपको अपने करंट अफेयर्स पे प्रॉपर ध्यान देना है कि कौन सा यान किस देश ने लॉन्च किया है, किस देश ने पहली बार चीजें की हैं। इसी वजह से पूछा जा रहा है कि कौन सा जापानी अंतरिक्ष यान है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हायाबुसा 2। अभी जापान ने हाल ही में अपना ये अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, इसी वजह से ये क्वेश्चन आया है। तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हायाबुसा 2 जापान का एक अंतरिक्ष यान। अगला क्वेश्चन कह रहा है राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस रॉकेट से अंतरिक्ष गए थे, किस रॉकेट से अंतरिक्ष गए थे राकेश शर्मा, बताइए। आपको पता है किससे गए थे? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सोयूज T11, सोयूज T11 वो अंतरिक्ष यान है जिससे आज राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक जो है राकेश शर्मा, वो अंतरिक्ष में गए थे। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन बनता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले नागरिक कौन थे, राकेश शर्मा। कौन से यान से गए थे, तो सोयूज T11 से गए थे। निम्नलिखित में से कौन इसरो के GSLV F10 मिशन के बारे में गलत बताता है, बताइए। GSLV 10 मिशन के बारे में क्या गलत है? इसका जो प्रक्षेपण है वो अगस्त 2021 में किया गया, क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, इसका प्रक्षेपण अगस्त 2021 में ही किया गया था। दूसरा ये कह रहा है कि इसमें GISAT पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। बिल्कुल, अगर उपग्रह भेजा जाएगा तो पृथ्वी का अवलोकित करने के लिए ही भेजा जाएगा कि नीचे क्या चीजें हो रही है, भी बिल्कुल सही है। मिशन इसरो के लिए एक बड़ी सफलता थी, जी नहीं, ये असफल मिशन। तो अगर कभी ये पूछे कि जो GSLV F10 मिशन है क्या वो सफल था, तो आपको ये बताना है कि नहीं, वो सफल मिशन नहीं था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि पूछा गया है गलत, तो गलत में क्या हो जाएगा, ये इसरो के लिए एक बड़ी सफलता थी, ये गलत है क्योंकि ये असफल हो चुका था। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 के मिशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये बताइए, मिशन का नाम लैंडर था, बिल्कुल सही बात है। प्रज्ञान और लैंडर के बारे में आपने सुना होगा, जब चंद्रयान 2 लॉन्च हो रहा था उस टाइम बहुत ज्यादा प्रज्ञान और विक्रम के बारे में चर्चाएं थी। ये है कि मिशन के लैंडर का नाम विक्रम था, तो ये बिल्कुल सही। दूसरा, यह ऑर्बिटर था जो अपने नियोजित संचालन में विफल रहा, बताइए। बिल्कुल, आपको याद होगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे तो उस समय जो हमारे इसरो के हेड थे वो प्रधानमंत्री जी के पास आगे रोने लग गए थे। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो मिशन विफल रहा था। पूछ रहा है सही नहीं था, ये दोनों तो सही है, लेकिन ऑर्बिटर का जो कैमरा है उसका रेजोल्यूशन 0.3 था, ये गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि जो रेजोल्यूशन कैमरा है वो 0.3 का नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब पूछ रहा है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये फैक्ट है, ये आपको पता ही होना चाहिए कि टिहरी बांध कहाँ है। तो टिहरी बांध आपको पता होगा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है टिहरी बांध, उत्तराखंड में। तो कभी क्वेश्चन आए कि टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में। अगला है कोयना बांध किस राज्य में है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कोयना बांध कहाँ है, बताइए। आप सबको पता है कोयना बांध कहाँ है? कोयना बांध महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ स्थित है, कोयना बांध महाराष्ट्र में। तो आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे पहले था टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कोयना बांध कहाँ है, कोयना बांध महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल क्या कहलाती है, जो ढलानों में की जाती है वो रोपण फसल कहलाती है। जैसे आपने पर्वतीय क्षेत्रों में देखा होगा ढलानें होती हैं। अब वहाँ ढलानें क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि ढलानों के कारण क्या होता है, पानी रुकता नहीं है एक जगह। तो वहाँ नॉर्मल जैसे हमारे खेतों में एग्रीकल्चर होती है वो पॉसिबल नहीं है, तो वो रोपण विधि द्वारा किए जाते हैं। जब वो ढलान से पानी आएगा तो वहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर देंगे, तो वो वहाँ पे क्या होगा, पानी रुकेगा, तो वहाँ पे फसलें उगाएंगी, वही कहलाती है रोपण फसल। तो जैसे चाय है, आपने सुना होगा चाय के बागान होते हैं, तो हमारे एरिया में तो होते नहीं है, हिमाचल उत्तराखंड पर्वतीय एरिया में होते हैं। कॉफी वहीं होती है, रबड़ वहीं होती है, कहाँ, पर्वतीय क्षेत्रों में। लेकिन जो चावल है वो हमारे एरिया की फसल है। तो जो अगर रोपण फसल नहीं है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो रोपण फसल कौन नहीं है, चावल रोपण फसल नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को बेवर के नाम से जाना जाता है, मतलब इसी को जिसको हम झूम कृषि बोलते हैं,
कर्तन ग्रहण प्रणाली, ये थोड़ा सा बहुत ट्रिकी है, इसी को हम लोग झूम कृषि के नाम से जानते हैं। झूम कृषि होती क्या है? आपने सुना होगा कि जब एक लैंड पे बहुत सारी फसल का उत्पादन कई बार कर लिया जाता है तो जो उसके पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है, फसल को जला दिया जाता है, फिर दूसरी जगह जाके खेती की जाती है। चूंकि फसल को जलाने से जो वहाँ की लोकल वो जो मिट्टी होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है, उसी को हम लोग झूम कृषि बोलते हैं, जो अच्छी नहीं कहलाती है। तो मध्य प्रदेश, इसको कर्तन ग्रहण प्रणाली को बेबर किस कहाँ न जाना जाता है, तो बेबर मध्य प्रदेश में जाना जाता है। तो अगर कहीं पूछा जाए कि बेबर झूम कृषि बेबर नाम से कहाँ जानी जाती है, तो मध्य प्रदेश में जानी जाती है। चलिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, चूंकि खेल रत्न पुरस्कार है ना, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा क्यों होगा? गृह मंत्रालय तो डिफेंस का है, गृह मंत्रालय क्यों करेगा? आयुष मंत्रालय हेल्थ से रिलेटेड है, वो क्यों करेगा? जब क्वेश्चन में ही लिखा गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो राइट आंसर तो युवा मामले और खेल मंत्रालय हो जाएगा ना, बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही अपने आप गलत हो जाएंगे। कुछ नहीं है, एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन से समझना है, ऑप्शन देख के भी राइट आंसर आप क्लिक कर सकते हैं। आपको नहीं भी पता होता तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे आसानी से। भाई आयुष मंत्रालय हेल्थ से रिलेटेड है, वो क्यों करेगा? आप खुद बताइए ना। अब जैसे ये कह रहा है टेबल टेनिस को पहली बार ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में कब पेश किया गया? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको पता ही होना चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें पता है या तो नहीं पता है। जैसे टिहरी बांध था, तो टिहरी बांध या तो पता है या नहीं पता है। वैसे ही टेबल टेनिस को पहली बार ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 1988। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि 1988 में टिहरी बांध को शामिल किया गया था। दैट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, और वो आपको रिवीजन करने पे ही आएगा बार बार। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे कि डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार योग क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार योग क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि योग इज अ स्पिरिचुअल कामधेनु। कामधेनु क्या होती है? कामधेनु हम लोग उसे कहते हैं जिसके सामने हम जाके विनती करते हैं, कुछ मांगते हैं और हमें पूरा तरीके से वो मिल जाता है। ऐसे ही संपूर्णानंद जी ने एक बार कहा था कि अगर हम योग साधना करते हैं तो योग साधना से हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए योग एक कामधेनु है। कामधेनु वो चीज है कि हम गए और हमने जो मांगा वो हमें मिला, तो योग के माध्यम से भी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए संपूर्णानंद जी की ये लाइन थी। योग में इतनी बड़ी ताकत होती है, आप सबको ये बात पता होगी कि कंसंट्रेशन इज अ की, और वो योग से ही आती है, इसीलिए 21 जून को हर साल हम सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। वो मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उन्होंने कहा था कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। तो यही है कि बढ़ते चले जाना है, करते चले जाना है, सफलता मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समा चकेवा उत्सव की शुरुआत किस राज्य से हुई है, बताइए इसका राइट आंसर क्या? समा चकेवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये समा चकेवा उत्सव बिहार का है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको या तो पता होगा या नहीं पता होगा, इसीलिए यहाँ पे रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि बार बार आपके सामने से क्वेश्चन गुजरेंगे तो आपको उसका आंसर पता होगा। तो समा चकेवा उत्सव की शुरुआत कहाँ है? बिहार। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट में डीआरएस का पूर्ण रूप क्या होता है? मतलब इसने ये पूछा है कि डीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। क्रिकेट में आप सबने सुना होगा डीआरएस लेते हैं क्रिकेटर्स। डीआरएस क्यों लिया जाता है? जब हम अंपायर के फैसलों से संतुष्ट नहीं होते हैं क्रिकेटर, तो वहां पे डीआरएस लिया जाता है, मतलब कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम, कि जो भी डिसीजन यहाँ पे खड़े हुए अंपायर ने दिया है हम उससे संतुष्ट नहीं है, हम उसका रिव्यू चाहते हैं। तो डिसीजन रिव्यू सिस्टम यही होता है कि हम डीआरएस ले लिया, डिसीजन को रिव्यू कराना है हमको, फिर वो थर्ड अंपायर के पास जाता है, फिर थर्ड अंपायर निर्णय लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिसीजन रिव्यू सिस्टम। तो आपने उसके जो अंपायर है उसके डिसीजन को रिव्यू करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौशल सीखने के लिए सभी प्रकार की गतिविधि विधियों में से सबसे ठोस कौन सी है? अगर हमें कोई कौशल सीखना है तो उसके लिए सबसे ठोस गतिविधि क्या होनी चाहिए? क्या हमको सिर्फ पढ़ाई से हो जाएगा? सिर्फ पढ़ रहे हैं हम तो हम कौशल सीख जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हम रोल प्लेइंग का है कि हम भूमिका कोई निर्वाह कर रहे हैं तो हम उससे सीख जाएंगे, या सिर्फ राइटिंग कर रहे हैं तो? जी नहीं, हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। हमें एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है जिसके तहत कई सारी चीजें शामिल होती हैं, लिखना, पढ़ना, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस वजह से जो राइट आंसर है वो प्रोजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सीखना चाह रहे हैं तो केवल लिखने पढ़ने के माध्यम से हम नहीं सीख सकते अकेले। प्रोजेक्ट लेना है, प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटियों को शामिल करना है, उसके माध्यम से हम सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि परियोजना विधि के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ बच्चों के सिद्धांतों को लंबे समय तक याद रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है?
बच्चों को लंबे समय तक याद क्यों रहता है? क्या उन्हें फ्रीडम दी जाती है इसलिए? फ्रीडम ज्यादा दे दी जाएगी तो वो तो खेलने पे बिजी रह आएंगे। सेल्फ डायरेक्शन, क्या उन्हें खुद की आत्मदिशा अगर मिल भी गई तो क्या गारंटी है कि वो उनको लंबे समय तक चीजें याद होंगी? बताइए, कोई गारंटी है? बिल्कुल नहीं। अगर वो खुद का मूल्यांकन कर भी लिया उन्होंने कि ठीक है मैं खुद का मूल्यांकन मैंने कर लिया है, तो क्या उन्हें कोई चीज लॉन्ग टाइम मेमोराइज करने में आसानी होगी क्या? बिल्कुल नहीं। मनोवैज्ञानिक जो उनकी साइकोलॉजिकल चीजें होंगी ना, वही डिसाइड करेंगे कि बच्चों को लंबे समय तक आपने देखा होगा कोई चीज किसी इंसान की नजर से एक बार गुजर जाती है, वो चीज उसको याद हो जाती है, और वही चीज दूसरे को थोड़ा सा समय लगता है। वो सिर्फ साइकोलॉजी के कारण ही होता है, उसी को हम लोग मनोविज्ञान बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंग परिवर्तन, गैसों का विकास, अवक्षेपों का निर्माण, रासायनिक प्रतिक्रिया आदि पे ध्यान देने से छात्रों में क्या कौशल बढ़ाता है? छात्रों में किस कौशल को बढ़ाता है? बताइए। रंग परिवर्तन करेंगे हम, रासायनिक प्रतिक्रियाएं करेंगे, ध्यान देंगे, तो बच्चा क्या करेगा? मान लीजिए मेरे सामने एक लाल कलर है, मैंने अवलोकन किया कि मेरे सामने लाल कलर है और सडन ग्रीन कलर ला दिया गया, तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि ये ग्रीन कलर है, तो मैंने क्या किया? मैंने अवलोकन किया ना। तो इसीलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा अवलोकन संबंधी, कि मैंने उस चीज को अवलोकन किया। वही वो क्वेश्चन भी कह रहा है कि गैसों का विकास, रंग परिवर्तन, ये मुझे कैसे पता चला कि किसी चीज का रंग परिवर्तन हुआ या किसी चीज में परिवर्तन आया? क्योंकि मैंने उस चीज को अवलोकन किया, ऑब्जर्व किया मैंने उस चीज को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवलोकन संबंधी। कुछ तो क्वेश्चन आपको पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। एक स्टेटमेंट दे दिया गया है और कहा गया है कि किसने कहा था। शिक्षा आपके बच्चों को शिक्षित करने के लिए है ताकि वे जीवन को पूर्ण रूप से समझ सकें, ना कि जीवन के एक हिस्से को, जैसे शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। बताइए किसने कहा था? ये स्टेटमेंट है जय कृष्णमूर्ति जी का। जब आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा करना है कि आपको एक सिनॉप्सिस बना लेना है। जहां कभी भी आप स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन पढ़ें, आप वो स्टेटमेंट लिख लें और बगल में वो स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है आप ये लिख लें, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी चीजें, डाउट नहीं होंगे। सबसे ज्यादा अगर आपको स्टेटमेंट और किसने कहा है लिखा है तो वो डाउट नहीं होंगे आपके। ये क्वेश्चन है आईसीटी के उपयोग के माध्यम से अधिगम की स्थिति को बदलना। आईसीटी एकीकरण का कौन सा चरण? बताइए। ये यूजीसी नीट के पेपर में आया था। आईसीटी के उपयोग के माध्यम से अधिगम की स्थिति को बदलना आईसीटी एकीकरण का कौन सा चरण है? ये चौथा चरण कहलाता है। कौन सा चरण कहलाता है? चौथा चरण। अब अधिगम की स्थिति को बदलना, ये हमेशा, अब हमने कोई चीज बना ली, अब उसको लास्ट में हमें परिवर्तित करना है, तो वो कौन सा चरण होगा? पहला दूसरा चरण तो होगा नहीं, क्योंकि बनने की प्रक्रिया होती है ना पहला दूसरा चरण। उससे है कि अब अधिगम बन चुकी है, उसकी स्थिति को बदलना है, तो वो ऑब्वियस सी बात है चौथे चरण में होगी, स्टार्टिंग में तो होगी नहीं। जैसे अगला क्वेश्चन है कि 50 शब्दों में ये निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ कार्य का परीक्षण पद है? मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, जैसे कि 50 शब्दों में वर्णन करें वे कौन सी विभिन्न समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये ऑब्जेक्टिव टाइप है? लग रहा है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप? ऑब्जेक्टिव टाइप वो होता है कि हमने कोई एक स्टेटमेंट लिखा जिसमें से हमें कुछ उसका एक बीच का कोई शब्द मिस कर दिया गया है और हमें वो चूज करना है। जैसे भारत में कितनी राजधानी, भारत में कितने राज्य, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से आपको कौन सा लग रहा है? इसमें लिखा है भारत को स्वतंत्रता वर्ष इसमें मिली थी। अब यहाँ मैं ऑप्शन दे दूं ए बी सी डी 46 47 48 49, बताइए तो हो गया ना ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो सीधे दिख रहा है कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, आपको क्वेश्चन देखने के साथ ही आंसर समझ में आ जाएगा, बस आपको ध्यान देना है। अब जैसे ये है ओजोन परत कहाँ मिलती है? बताइए ओजोन परत किस मंडल में होती है? कहाँ होती है ओजोन परत? ओजोन परत हमारी होती है समताप मंडल। ओजोन परत में क्षरण का जब कारण पूछा जाता है तो वहां भी ये सारी प्रक्रियाएं जो ओजोन परत की होती है वो समताप मंडल में ही होती है। ये आपको याद रखना है कि ओजोन परत कहाँ मिलती है? समताप मंडल में। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर करिए दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बस यही कहूँ। जय हिंद, जय भारत।